हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 3। अब जीएस पेपर 3 में भी हम यूनिट 2 और सब यूनिट 1 एंड 2 को डिस्कस करेंगे, जहां पर टॉपिक्स आपके रहेंगे दैट इज स्पेस एंड एनर्जी। अब देखिए, दोनों ही टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही टॉपिक्स करंट ओरिएंटेड हैं। देखिए, अगर आप स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की भी क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट इज फ्रॉम दी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का यूनिट है वो भी करंट ओरिएंटेड है। ऐसे ही जो आपका स्पेस एंड एनर्जी के टॉपिक्स रहते हैं वो भी आपके करंट ओरिएंटेड। राइट, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। हमारा एजेंडा वही रहेगा कि पहले हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिल पाए। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर सब यूनिट 1 और 2 दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सब यूनिट 1 की बात कर लेते हैं। तो आपके पास टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए, जो भी स्पेस एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल कोई सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही है, तो सैटेलाइट लॉन्च करने का मकसद क्या है? दैट इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मैपिंग करनी उनकी, एंड सो ऑन। यहाँ पर जो स्पेस एप्लीकेशंस है उस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही अगर सेकंड टॉपिक की बात करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट मिशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो। अब ज्यादातर फोकस आपके पेपर में किया जाता है इसरो पे। अब जो भी इसरो के मिशंस हैं रीसेंट न्यूज में रहे, फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2, ऐसे ही मॉम मिशन, ऐसे ही बहुत सारे मिशन जो लॉन्च किए जाते हैं, रीसैट मिशन। तो ये वाले जो मिशन हैं उस पे आपसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट आता है दैट इज हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ना, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरली आपसे 20 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसरो की कैसे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुई है और आज इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो आपको यहाँ पर बताना है कैसे हमने लॉन्च व्हीकल्स स्टार्ट किए, कैसे हमने SLV-3 पहला हमारा लॉन्च व्हीकल था, फिर ASLV आया, फिर PSLV आया, फिर GSLV आया। अब हम बात कर रहे हैं GSLV MK3 की। ऐसे ही आपको हिस्टोरिक एवोल्यूशन बतानी है कि कैसे पहले हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, और आज हम ASAT दैट इज एंटी सैटेलाइट मिशंस को भी लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन बतानी है कि कैसे इसरो डेवलप। राइट, नेक्स्ट आता है दैट इज रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब देखिए, ये जो रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, इस पे 4 मार्कर, 8 मार्कर, 20 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया गया कि बताइए रिमोट सेंसिंग या फिर आपकी जो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हमें रिसोर्सेज की मैपिंग करके देते हैं। अब एप्लीकेशंस में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हम एक उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करें। राइट, तो ये आपका सब यूनिट 1 बनता है। अगर हम सब यूनिट 2 की बात करते हैं तो सब यूनिट 2 में आपके 2 टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं जो दोनों ही एनर्जी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं, पहला टॉपिक है डेवलपमेंट्स इन एनर्जी सेक्टर सच एज हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए, जो भी चीजें इसमें न्यूज में रहेगी, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो ग्लासगो में कॉप हुआ था, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम 4 मार्कर की बात करते हैं कि बताइए पीएम मोदी ने जो पंचामृत बोला था उसमें टारगेट्स क्या है, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको वो जो टारगेट्स हैं याद करने हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो सकती है कि इंडिया एक ट्रांजिशन में है जहां पर हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चाहे फिर वो ग्लोबल फोरम हो, देखिए ग्लोबल फोरम में भी इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है कि हम ग्लोबल लेवल पे भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज से किन में जाना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे जाना। राइट, तो पहला पॉइंट वो हो जाता है। नेक्स्ट, कंसेप्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, क्लीन एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज। तो अगेन दोनों ही टॉपिक सिमिलर है जहां पर कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें। राइट, तो लेट्स स्टार्ट, एक एक टॉपिक करके देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का ही है that India has achieved self-reliance in satellite launching. Elaborate this statement with the sequence in the development of launch vehicle technology
एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली इसरो के जो भी लॉन्च व्हीकल्स हमने डेवलप किए हैं उससे है। तो आपको पूरी पूरी क्रोनोलॉजी यहाँ पर बतानी है, SLV, ASLV, PSLV, देन दैट इज GSLV। अब GSLV में MK2 एंड MK3 दोनों ही बताने पड़े। यहाँ पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, एवोल्यूशन आपसे पूछी गई। नेक्स्ट आता है दैट इज what do you understand by the space technology? Describe the role of space technology for natural resources mapping and management. मैंने आपको बताया दो ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, या तो आपसे इसरो की डेवलपमेंट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पूछा जाएगा या फिर आपसे उसकी एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि बताइए स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है और ये स्पेस टेक्नोलॉजी एक्चुअली में रिसोर्स मैपिंग में कैसे हेल्प करती है, राइट। सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन रिगार्डिंग इट। So question है, private players can bring in the innovation needed for the developing space-based applications and services. In the light of this statement, highlight the role of private sector in India's space science and technology. अब देखिए काफी ज्यादा न्यूज में था, आपने देखा होगा एडिटोरियल्स भर रखे थे इससे। अब इसरो क्या है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इसरो पे इतना ज्यादा भार है कि जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, दैट इज इसरो के द्वारा। अब धीरे धीरे करके क्या है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री करें। अब देखिए इसके लिए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NSIL की बात करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो किस लिए बनाई गई है, वो प्राइवेट प्लेयर्स को केटर करने के लिए ही बनाई गई। ऐसे ही अगर हम इन स्पेस की बात करते हैं तो इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों बनाई गई है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं हम उनकी सैटेलाइट्स को कैसे लॉन्च करें, कैसे मैनेज करें, वो मैनेजमेंट के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स दिए गए हैं जहां पर हम प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे, राइट। सो क्वेश्चन वही है कि बताइए प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो कैसे वर्क कर सकते हैं विद द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि अगर हम डेटा की बात करते हैं, देखिए अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने अपनी इंट्रोडक्शन को यूनिक बनाना है तो वहां पर या तो आप फैक्ट्स को कोट कर सकते हैं या फिर आप किसी फेमस एडिटर रिसर्चर के आप कोट्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फैक्ट को यूज किया है। एज ऑफ 2021 according to space tech analytics, India is the 6th largest player in the industry internationally, having 3.6% of world's space tech companies. Now this becomes very very important. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया ग्लोबल प्लेयर है जब हम स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। तो आप अगेन डेटा को याद कर सकते हैं। ये डेटा एक्चुअली में जब भी आपसे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं। You will get bonus points for that, right? Next आता है that is other major players, आपको दिखाया गया है, बट आपको इंडिया का याद रखना है कि अगर हम वर्ल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करते हैं तो 3.6% शेयर किसका है, दैट इज इंडिया, राइट। सो द इंडियन स्पेस इंडस्ट्री हैज वैल्यूड एट 7 बिलियन इन 2019 एंड एस्पायर्स टू ग्रो टू 50 बिलियन। तो यू कैन इमेजिन हम 7 टाइम्स ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो जब 7 टाइम्स हम ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वर्कलोड भी ज्यादा होगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन कितना वर्कलोड ले लेगी, तो उस वर्कलोड को घटाने के लिए आपको यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री चाहिए। अब प्राइवेट प्लेयर्स के साथ एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो यहाँ पर जो जो एडवांटेजेस हैं आप उनको केटर कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस को भी केटर, राइट। सो हमारा बॉडी में वही रहेगा कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला दैट इज बोल्स्टर इनोवेशन। अब देखिए जब भी प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो इनोवेशन आपको उस फील्ड में, उस एरा में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री करते हैं तो हमारी इनोवेशन क्या है वो मेनी फोल्ड हो जाएगी, राइट। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट आपका आता है दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखिए जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे उतनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा। जब कंपटीशन हो जाएगा तो कॉस्ट इफेक्टिव जो है, वैसे भी इसरो को कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जितने भी मिशंस हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में कैरी आउट करते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होती है तो हमारे जो मिशंस हैं वो और भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो पाए, राइट। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ग्लोमरेट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो लार्ज कॉर्पोरेशंस होती हैं उनके पास
काफी ज्यादा फैसिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मिशन लॉन्च करना है तो ऐसे ही तो आप नहीं कर दोगे, क्या होती है उसके टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा। तो जब ये कॉन्ग्लोमरेट्स बन जाएंगी, जब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होगी, तो यहाँ पर आपको एक एग्लोमरेशन देखने को मिलेगी जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कॉन्ग्लोमरेट बन सकती है, जिसकी वजह से इसरो को काफी ज्यादा हेल्प हो पाई, राइट। तो जो हमारा टारगेट है, जो कि आज की स्पेस टेक्नोलॉजी अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो दैट अमाउंट्स टू 7 बिलियन, लेकिन हम ग्रो करना चाहते हैं दैट इज अप टू 50 बिलियन। 7 टाइम्स ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर 7 टाइम्स ग्रोथ करना चाहते हैं, यू नीड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज दी प्राइवेट प्लेयर, राइट। नेक्स्ट आता है पॉइंट दैट इज रीसेंट एग्जाम्पल्स। अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, दैट इज विक्रम एस। तो जो विक्रम एस है वो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन सब ऑर्बिटल मिशन from the Sriharikota spaceport, making a new era in India's space program. So again, अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स को कोट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। तो विक्रम एस की बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की बात हो। So this is the role of private sector in India. Now what could be the conclusion? So conclusion क्या है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसरो की, तो इसरो को एक न्यू पॉलिसी चाहिए जहां पर इन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको रेगुलेट कैसे करना है, रेगुलेटर होना चाहिए। ऐसे ही इन प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे हम केटर कर सकते हैं, कैसे हम एडवांटेजेस दे सकते हैं जिससे कि एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट बन पाए और हमारा जो इंडिया का स्पेस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो ग्रो कर पाए, राइट। तो कंक्लूजन में आपने वही एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है। जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, देखिए चाहे स्पेस हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी आप आंसर को कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। तो जब तक वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगी तब तक देखिए आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। जब आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं, तभी जो यहाँ पर कंक्लूजन लिखनी है, वे फॉरवर्ड लिखना है, वो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर हमने टॉपिक नंबर 1 को कवर किया, राइट। लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 2। अब देखिए जो टॉपिक नंबर 2 है दैट इज इंपॉर्टेंट मिशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं इसरो के या इंपॉर्टेंट मिशंस रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इस टॉपिक के लिए, राइट। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपसे प्रज्ञान रोवर के बारे में पूछा गया है, चंद्रयान 2 2019 का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आदित्य मिशन के बारे में पूछा गया है, आदित्य L1। ऐसे ही IRNSS के बारे में पूछा गया है। अब देखिए सारे करंट अफेयर्स में रह चुके हैं। चंद्रयान 1 के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही आपसे इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे हम ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च करी गई हैं वो पूछा गया है। ऐसी अचीवमेंट्स पूछी गई हैं इंडिया स्पेस प्रोग्राम्स की। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो भी चीजें न्यूज में रहती हैं, इसरो कोई भी मिशन लॉन्च करता है तो वो जो न्यूज में रहता है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका दैट इज ISRO's role has been impeccable in making India a global space power. However, there are many challenges and opportunities in the new space age that ISRO needs to address. अब देखिए आपसे जब भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको हमेशा इंट्रोडक्शन में उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, राइट। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट दे रखी है, इंट्रोडक्शन हम वहीं से करेंगे। न्यू स्पेस एज के बारे में पूछा गया है, वहां पर आप इंट्रोडक्शन में उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इसरो सक्सेस that India is now acknowledged as a space power in the world. Now this becomes very very important. देखिए इसरो एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया ने बनाई है, लेकिन इसरो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी इंडिया को एक सुपर पावर की तरह देखा जाता है इन दी स्पेस सेक्टर, राइट। तो इसरो हैज डिलीवर्ड मेनी प्रोजेक्ट सर्विंग मिलिट्री एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल नीड्स ऑफ द कंट्री। तो अगेन देखिए अब इंट्रोडक्शन पढ़िए और उसके बाद स्टेटमेंट पढ़िए। तो स्टेटमेंट को यहाँ पर जस्टिफाई किया गया है कि इसरो क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्यों इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आज इंडिया को स्पेस के सेक्टर में एक सुपर पावर की तरह देखा जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो द मेजर फोकस एरियाज ऑफ स्पेस बेस्ड प्रोग्राम्स आर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, सैटेलाइट एडेड नेविगेशन एंड सो ऑन। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देंगे तो अगेन बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो हमारी सीरीज कौन सी चलती है, दैट इज GSAT। ऐसे अगर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो जो भी है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, वो सारी की सारी सैटेलाइट्स किसके लिए यूटिलाइज की जाती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन करने में यूटिलाइज की जाती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो सैटेलाइट एडेड नेविगेशन है जिसको हम नाविक कहते हैं, IRNSS। सो अगेन आप उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, अगर आप इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया, राइट। अब मेन बॉडी जो है आपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज बतानी है, राइट। तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं न्यू स्पेस एज में क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। सो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो स्पेस सेक्टर है इंडिया का वो अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन होल्ड करके बैठा है। सो अब यहाँ पर क्या है, हमें इसकी ग्रोथ चाहिए, 7 टाइम्स हम ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वही आपको बताना है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है कि इसरो ने इतनी मार्केट तो कैप्चर कर ली है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे करके इंडिया जो है वो स्पेस की फील्ड में एक सुपर पावर की तरह उभरता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो ये स्पेस सेक्टर है इसके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये जो 7 बिलियन की इंडस्ट्री है हम इसको 50 बिलियन तक लेके जाना, राइट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सो दैट विद डेवलपमेंट इन AI, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, जो कि एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस चीज में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। देखिए जैसे जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी, जैसे जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी वैसे वैसे आपको अपनी इनपुट्स, जैसे कि हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करी, जैसे हमने नेविगेशन सैटेलाइट्स की बात करी, तो वो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी आपको एनहांस करनी पड़ी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स भी मशरूम हो चुके हैं, बहुत सारे इवॉल्व हो चुके हैं, तो इसलिए आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है इन दी इंडियन मार्केट। दैट द न्यू स्पेस स्टार्टअप्स डिसर्न अ सिनर्जी विद गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। अब चाहे फिर वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, तो वहां पर इन स्टार्टअप से काफी ज्यादा इन चीजों को केटर किया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, देयर इज एन इमर्जिंग मार्केट फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्मॉल सैटेलाइट्स थी जनरली वो क्या करती थी, जब हम कोई बिग सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो उनके साथ ये पिगी बैक बन के जाती थी। पिगी बैक का मतलब क्या है, जब कोई बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा तो ये स्मॉल सैटेलाइट्स उसके साथ भेजी जाती थी। अब क्योंकि डिमांड ज्यादा किसकी है, स्मॉल सैटेलाइट्स की है, तो इसीलिए रिसेंटली इसरो ने क्या लॉन्च किया है, दैट इज SSLV, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो भी छोटी सैटेलाइट्स हैं वो हम ऑर्बिट्स में पहुंचा सकते हैं कम खर्चे में, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर केटर कर, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। क्यों, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, चाहे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर लीजिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर रही हैं वैसे वैसे इसकी जो मार्केट है वो भी एक्सपैंड कर, राइट। ऐसे ही अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो चैलेंजेस में देखते हैं, तो आप देख सकते हैं एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी क्लैरिटी फॉर दी स्टार्टअप्स। अब देखिए आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एक्चुअली में इस सेक्टर में इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी रेगुलेटरी स्फेयर नहीं है। तभी कहा जा रहा है कि इसरो को न्यू पॉलिसीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, जिससे ये स्टार्टअप्स को भी रेगुलेट कर पाए, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कर पाए, राइट। ऐसे ही अगर हम सेकेंड चैलेंज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं विद प्लान्स फॉर स्पेस टूरिज्म इन द फ्यूचर there is a risk of new space race by the private sector for commercial exploitation of the space sector। अब देखिए यहाँ पर आउटर स्पेस ट्रीटी बनाई गई है इसी के लिए कि जो आउटर स्पेस है वो सबका है, वहां पर किसी की मोनोपोली ना हो जाए। लेकिन डर यही है क्योंकि जैसे जैसे स्पेस टूरिज्म बढ़ रहा है उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्पेस एक्स ने किया है, एलोन मस्क की जो कंपनी है, स्पेस टूरिज्म बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे एंट्री हो जाएगी और उसकी वजह से क्या है
कि ये जो आउटर स्पेस है ये हार्म हो सकता है, राइट। तो उसको बचाने के लिए एक ट्रीटी है, दैट इज आउटर स्पेस ट्रीटी, जहां पर यही कहा गया है कि जो आउटर स्पेस है वो सबका है, राइट, किसी की मोनोपोली नहीं है। Then there is a significant increase in capabilities of the states in the global satellite launch missions. अब देखिए जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज इंक्रीज कर रही वैसे वैसे हम सैटेलाइट्स बहुत सारी लॉन्च कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आउटर स्पेस में भी स्पेस जंक हो चुका है। अब उसको क्लियर करने के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई, तो धीरे धीरे करके हमें क्या करना पड़ेगा, जितने कंट्रीज सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही, हमारी कंट्री कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही, उसको क्लियर आउट करने के लिए, स्पेस जंक ना हो उसको क्लियर आउट करने के लिए भी एक पॉलिसी बनानी, राइट। नेक्स्ट आता है एंटी सैटेलाइट वेपन्स। तो आपने देखा है मिशन शक्ति में हमने क्या किया था, एक सैटेलाइट को टारगेट किया था फ्रॉम दी अर्थ। तो यहाँ पर जो एंटी सैटेलाइट मिशंस हैं वो भी एक्चुअली में एक थ्रेट पोज करते हैं टू दी आउटर। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। अगेन देखिए चैलेंजेस में भी आपने ध्यान रखना है कि आप वो वाले चैलेंजेस लिखिए जो आपको न्यूज में देखने को मिलते हैं, राइट। सो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आप देखिए कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जो डिमांड है स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नेशनल लेजिस्लेशन चाहिए जो एक्चुअली में ये ग्रोइंग डिमांड को केटर कर, राइट। तो जो भी लूप होल्स है जो कि आपको इवॉल्विंग स्पेस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखने को मिल रही हैं, वो जो लूप होल्स हैं हम यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस बना के उसको केटर कर सकते, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन जहां पर हमने इसरो के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करी। थर्ड टॉपिक आता है दैट इज हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लूनर, इंटरप्लैनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा गया है मून मिशंस और यहाँ पर इंटरप्लैनेटरी मिशंस जो हैं वो इसरो के कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2018 में आपसे मॉम मिशन के बारे में पूछा गया था और यहाँ पर आपको व्हाट इज द रोल ऑफ इसरो पूछा गया था। तो सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए इसरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो स्टैटिक ही रहेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ सकते हैं, उसके लूप होल्स के बारे में पूछ सकते हैं और उसकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के बारे में, राइट। तो लेट्स सी यहाँ पर हम क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, इंडियाज क्वेस्ट टू लैंड इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून गॉट ऑफ टू द स्मूथ स्टार्ट विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 मिशन aboard the country's most powerful rocket, that is GSLV Mk3. In light of this statement, discuss the significance of this mission. अब देखिए आपको पता है हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जो चंद्रयान की 2 है वो सक्सेसफुल लॉन्चिंग तो हुई, लेकिन जब वहां पर लैंडर ने लैंड करना था वो प्रॉपरली नहीं हो पाया। उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी लेकिन वो हार्ड लैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो लैंडर है और जो रोवर है वो एक्चुअली में जो अपना काम था वो प्रॉपरली नहीं कर पाया। तो वही आपको स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है सिग्निफिकेंस क्या रहेगी इस मिशन की, ठीक है। तो सिंपली आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान 2 मिशन पूछा गया, लेकिन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंट्रोडक्शन में इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो लेट्स सी जो चंद्रयान 2 है ये क्या था, इंडियाज मोस्ट चैलेंजिंग टोटली इंडिजिनस एंड इंडियाज सेकंड मिशन टू मून। अब पहला मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2008 में, ठीक है, और वो किससे कैरी आउट किया गया था, दैट इज PSLV से, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो ये किससे लॉन्च किया गया है, GSLV Mk3, दोनों ही याद रखने, ठीक है जी। सो इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ previous Chandrayaan 1 which was launched in 2008 which only involved orbiting around the moon। लेकिन अगर हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था, राइट। सो अगर चंद्रयान 1 की बात करते हैं वहां पर सिर्फ ऑर्बिटर था, लेकिन अगर चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर तीनों ही थे। तो ऑर्बिटर जो था वो तो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, लेकिन जो लैंडर और रोवर है जो एक्चुअली में उनका डेजिग्नेटेड टास्क था वो फुलफिल नहीं कर पाए, राइट। तो बॉडी में आपने सिंपली सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन बताना है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला है टेक्निकल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी हम टेक्निकल एडवांटेजेस की बात करते हैं तो जो भी हमारे इंटरप्लैनेटरी मिशंस होते हैं वहां पर सबसे पहला टास्क क्या होता है कि हमने देखना है कि धरती पे
जो लाइफ है वो कैसे इवॉल्व करी, क्योंकि एट दी एंड आपको पता है कि जो यूनिवर्स बना था वो किससे बना था, बिग बैंग से बना था। तो यहाँ पर आपको स्मॉल स्मॉल फॉसिल्स या क्रेटर्स में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां से आप यूनिवर्स का जो एवोल्यूशन है वो जज कर पाए। तो टेक्निकलिटीज नंबर 1। नंबर 2 आता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोलर सिस्टम। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सोलर सिस्टम बना ही कैसे। तो इससे क्या होगा, आपको एवोल्यूशन के बारे में पता चल पाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेस्ट फॉर वाटर। अब देखिए, अगर हम चंद्रयान 1 की बात करते हैं तो जो चंद्रयान 1 था उसने ये बोला था कि वाटर एग्जिस्ट करता है। अब इसका मिशन, इसका मोटिव क्या था चंद्रयान 2 का, विल टेक सर्च फर्दर। अब हमें ये तो पता चल गया कि पानी एग्जिस्ट करता है, अब वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो ये चंद्रयान 2 की बात है। डन। नेक्स्ट आता है कॉलोनाइजेशन। अब देखिए कॉलोनाइजेशन क्या है, इट विल ट्राई टू फाइंड पॉसिबिलिटीज ऑफ सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। अब मेजर मकसद, अगर हम लूनर मिशंस की बात कर लें चाहे फिर इंटरप्लैनेटरी मिशंस की बात कर लें, सबसे पहला हमारा मकसद क्या रहता है कि क्या वहां पर लाइफ पॉसिबल है, राइट। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है, क्या वहां पर लोग जाके कॉलोनाइज कर सकते हैं। तो अगेन ये जो चंद्रयान 2 है ये क्या सर्च करना चाहता है कि क्या वहां पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट आता है लेड बाय इंडियाज रॉकेट वुमेन। अब रॉकेट वुमेन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको वुमेन साइंटिस्ट भी देखने को मिली है। अब क्योंकि ये फुली इंडिजिनस है तो जो वुमेन का रोल है वो आप नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पर जब भी आपने कोई एडवांटेजेस बतानी है स्पेसिफिकली स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस में, तो अगर आपको पता है कि वहां पर वुमेन की जो इम्पोर्टेंस है, जो रोल है वो डिफाइंड है, तो वहां पर आपको इसको लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू विल गेट बोनस पॉइंट्स फॉर दैट, राइट। क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप एक होलिस्टिक कवरेज देना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आती है जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्ट्स बनाए गए हैं, जो भी चीजें यूटिलाइज की गई हैं, वो सारी की सारी क्या है, इंडिजिनस है, दैट इज वेरी बिग, राइट। तो इसलिए इंडिजिनस डेवलपमेंट है। और दूसरी क्या है, दैट इज फ्रूगल इंजीनियरिंग। देखिए फ्रूगल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जब आप सस्ते में काम निपटा देते हैं। अब इसरो इज नोन फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी, कि वो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मॉम मिशन की भी बात करते हैं तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिन्होंने इंटरप्लैनेटरी मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था फर्स्ट लॉन्च में। और दूसरी बात ये थी कि सबसे चीपेस्ट वे में किया था। तो फ्रूगल इंजीनियरिंग हमारे इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लूनर मिशन या फिर जो आपके इंटरप्लैनेटरी मिशन हैं वो आप क्या कर पाते हैं, बहुत ही सस्ते में, बहुत ही चीपर वेज में आप उनको लॉन्च कर पाते हैं, राइट। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो एक्चुअली में मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। तभी हमारा प्रोस्पेक्टिव, आप देखिए यहाँ पर आप करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्टिव अगेन चंद्रयान 3 हम भेजना चाह रहे हैं, जिसमें अब हम ऑर्बिटर नहीं भेजेंगे। क्यों, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है। अब हमारा मकसद क्या होगा, लैंडर एंड रोवर का, राइट। तो चंद्रयान 3 में यही कहा गया, तो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। So unfortunately, in the last leg of the soft landing, India lost its communication with Vikram lander, but yet the milestone was a 95% success as told by the ISRO chief. So हम successfully उसको properly launch नहीं कर पाए, लेकिन चंद्रयान 3 में we will definitely do it. Done? So this was the question. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस फॉर नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटरिंग एंड एप्लीकेशन बेनिफिटिंग द कॉमन मैन। अब देखिए ये रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको डिजास्टर प्रोन एरियाज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं डिस्कस दी 4 एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ऐसे एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ कार्टोसैट 3। अब कार्टोसैट 3 क्या है, मैपिंग सीरीज। सो एक्चुअली में क्या करती हैं, ये मैपिंग करती हैं अर्थ की। सो कार्टोसैट सीरीज के बारे में पूछा गया है। फिर ऐसे ही पूछा गया है कि जो स्मार्ट सिटीज प्लान है
उसकी एप्लीकेशन स्पेस टेक्नोलॉजी से कैसे आप यूटिलाइज करेंगे मैपिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज से। ऐसे ही अगेन कार्टोसैट 2 के बारे में पूछा गया है, पोलर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में पूछा गया है कि कैसे वो मैपिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। सो जनरली आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस वो ही हैं जो एक्चुअली में एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। तो हम क्वेश्चन भी एक्चुअली में वही डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, दैट इज एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस। अब इंडिया का जो भी स्पेस प्रोग्राम है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन 8 मार्कर में भी पूछ सकते हैं, 20 मार्कर में भी पूछ सकते हैं। So let's start। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, so India's space programs are managed by ISRO, which reports Department of Space, which in turn reports to the Prime Minister directly. So also the PM chairs the meetings of NDMA and meetings of SDMAs. Such importance for disaster and relief measures shows impetus that India has put on space programs for natural disaster forecasting. तो यहीं से आपको डिफाइन होता है कि क्यों डिजास्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है और वो कैसे लिंक्ड है किसके साथ, स्पेस टेक्नोलॉजीज के साथ। अब देखिए जब भी हम डिजास्टर की बात करते हैं तो हम प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर में इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे क्या है आप जो स्पेस टेक्नोलॉजीज, प्री डिजास्टर हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ड्यूरिंग डिजास्टर कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं और पोस्ट डिजास्टर हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द रोल ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम्स, तो हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्री डिजास्टर की बात करेंगे। अब देखिए प्री डिजास्टर कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पर वोल्केनिक इरप्शन होने वाली है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, सैटेलाइट्स की मदद ले सकते हैं, जो एक्चुअली में बताएंगी, पहले ही बता देंगी कि डिजास्टर, राइट। तो आपने देखा होगा जब भी साइक्लोन होती है तो उसकी साइक्लोन वार्निंग पहले ही मिल जाती है, तो वहां उस एरिया से जहां पर साइक्लोन ने हिट करना होता है वहां से पहले ही इवैक्यूएशन कर दी जाती है, ठीक है। तो आप वहां लिख सकते हैं। सो सैटेलाइट की जो रियल टाइम इमेजिंग है वो एक्चुअली में क्या करती है, इंफॉर्मेशन पहले ही दे देती है डिजास्टर की। ऐसे ही अगर हम स्टॉर्म्स की बात करें, रेन की बात करें, ऐसे हीट वेव्स की बात करें, कोल्ड वेव्स की बात करें, ये सारा कौन मैनेज करता है, दैट इज दी सैटेलाइट, राइट। सो आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम ड्यूरिंग डिजास्टर की बात करते हैं, जब भी डिजास्टर होता है तो उस टाइम आप देखेंगे जो भी कम्युनिकेशन लाइंस है वो बिल्कुल ठप पड़ जाती है। तो एक्चुअली में वर्क क्या करता है, सैटेलाइट फोन्स, है ना। तो यहाँ पर अगेन आप सैटेलाइट्स देख सकते हैं कि वो रियल टाइम बेसिस पे ड्यूरिंग डिजास्टर भी कैसे कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते। तो अगेन आपने वही लिखना है। तो आप देख सकते हैं फूड कहाँ पहुंचाना है, रिसोर्सेज कहाँ पर डैमेज हो चुके हैं, कहाँ पर हमें रिसोर्सेज पहुंचाने हैं, वो सारा काम किसका है, सैटेलाइट्स का है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट यही लिखा है कि टाइम फॉर द डिजास्टर टू सेटल डाउन एंड स्ट्रैटेजी टू रिहैबिलिटेट भी बताता है। ऐसे ही अगर हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो फेल कर जाते हैं तो उस टाइम वर्क क्या करता है, दैट इज सैटेलाइट फोन्स, राइट। सो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है ड्यूरिंग डिजास्टर। नेक्स्ट आता है पोस्ट डिजास्टर। अब देखिए अगर पोस्ट डिजास्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, स्टेट एनालाइज कैसे करता है कि कितना डैमेज हो चुका है, अगेन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। तो जो सैटेलाइट्स हैं वो बताती हैं कि कहाँ तक डिजास्टर और किस एरिया में डिजास्टर कहाँ पर ज्यादा हुआ है। तो अगेन रिलीफ मेजर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं बाय यूजिंग दी सैटेलाइट्स। सो जीपीएस या फिर आरएनएसएस जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमें हेल्प कर सकती हैं मैपिंग में, और कैसे रिक्वायर्ड स्टेप्स लेने हैं वो भी हेल्प किया जाता है, राइट। तो दिस इज दी पोस्ट डिजास्टर। सो अगेन हमने डिजास्टर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। सो कंक्लूजन अगर हम बात करते हैं तो कंक्लूजन अगेन ऑप्टिमिस्टिक रहनी चाहिए। सो इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जहां पर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं जो भी कैलेमिटी होती है उस कैलेमिटी में कैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, चाहे फिर वो साइक्लोन हो चाहे फिर वो अर्थक्वेक हो, राइट। तो जो भी डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही की रोल निभाती है। डन। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जो भी रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं जो भी आप याद कर सकते हैं वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। डन। टॉपिक 5 देखते हैं जो कि सब यूनिट 2 से है आपका। सो इट इज रिलेटेड टू दी कन्वेंशनल एंड दी नॉन कन्वेंशनल
रिसोर्सेज। सो पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। सेकंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, तो अगेन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा है, सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। राइट अबाउट द टारगेट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर द जनरेशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो अगेन अ 4 मार्कर क्वेश्चन, सीधा डेटा फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी गई, राइट। सो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन दैट। सो क्वेश्चन है with the growing demand for power and given the state of India's renewable energy sector, can coal be replaced in India's energy needs? अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इकोनॉमी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत सी मेजर स्टेट्स में पावर कट्स लगे थे। जब पावर कट्स लगे थे तो कहा गया था कि जो कोल है वो ही कम पड़ रहा है, तो इंडिविजुअल स्टेट्स को क्या करना पड़ा था, बाहर से फॉरेन कंट्री से कोल को इंपोर्ट करना पड़ा। अब उसी कंटेक्स्ट में एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इंडिया में आज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेजरली किससे होती है, कोल थर्मल पावर प्लांट से। अब क्या हम रीन्यूएबल एनर्जी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो आपसे एक्चुअली में रियलिटी चेक पूछा है कि हम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस इन हैविंग दैट। सो वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट। सो अगेन करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। So let's see, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, so recently many top power consuming states are planning to import coal to cope with the power crisis। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अप्रैल मई की न्यूज है, वहां पर बहुत सारी हेडलाइंस बनी थी इसके रिगार्डिंग कि बहुत सी स्टेट्स के पास कोल ही नहीं है, उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको पावर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो कोल स्टॉक्स इन मोर देन 100 थर्मल पावर प्लांट्स फेल बिलो 25% ऑफ द रिक्वायर्ड स्टॉक, जिसकी वजह से आपको पावर कट्स देखने को मिले थे। डिक्लाइनिंग कोल स्टॉक्स आर रिजल्टिंग पावर आउटेजेस in several states have raised queries on renewable energies potential to fill the conventional sources। so इसी की वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया था। so अगर आप यहाँ पर करंट को डिफाइन कर देते हैं, उससे क्या है कि आपको बोनस पॉइंट्स मिल जाए, राइट। so यहाँ पर यही कहा गया था कि कोल की कमी हो रही, तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि जो इंडिया की इस टाइम नीड है वो क्या है कि हम रीन्यूएबल सोर्स की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल आज भी इंडिया के लिए क्या है, दैट इज इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री। तो धीरे धीरे करके हम क्या करना चाहते हैं, ये जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे, हम वो खत्म करना चाहते हैं और रीन्यूएबल सोर्सेज पे ज्यादा स्ट्रेस ले करना, राइट। तो अगेन इंट्रोडक्शन में आपने ये चीजें लिख दी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं नीड फॉर कोल, सो कोल अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड्स। सबसे पहले तो आप डेटा ये याद कर लीजिए, चाहे फिर वो इकोनॉमी हो चाहे एनर्जी सेक्टर हो, आप ये कोट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर एनर्जी नीड्स की बात करते हैं तो उसको 55% कौन फुलफिल करता है, दैट इज कोल, राइट। सो एनर्जी आउटलुक जो 2021 रिपोर्ट है वो स्टेट करती है दैट इंडियाज एनर्जी यूज हैज डबल्ड since 2000 with 80% of its demand still met by coal। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। यहाँ पर डेटा ने ये कहा है कि जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे एनर्जी नीड्स बढ़ती रहती है। जब एनर्जी नीड्स डबल हो चुकी है तो उसमें भी 80% मतलब 80% अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कोल से जनरेट कर रहे हैं। सो ये एक अलार्मिंग रेट है, राइट। तो धीरे धीरे करके जो डिपेंडेंस है हमारी कोल पे हमें कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कोल है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो एक्चुअली में एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमारा मकसद क्या है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। नेक्स्ट आता है दैट इज कोल इज अबंडेंटली अवेलेबल with shorter gestation periods and coal-based power plants have lowered capital cost than the hydel and nuclear plant। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इतने कोल पे डिपेंडेंट हैं जब हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है और इंडिया में तो जो हमारी रिवर्स हैं उनकी कमी तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमें कोल थर्मल पावर प्लांट को सेटअप करना है और एक तरफ हाइडल पावर प्लांट को सेटअप करना है, तो
कॉस्टिंग सबसे ज्यादा किस में आपको देखने को मिलेगी? हाइडल पावर प्लांट। ऑन द अदर हैंड जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स है उनको सेटअप करना बहुत सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि हमारी ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किस पे हो रही है, दैट इज कोल से हो रही है। नेक्स्ट आता है, अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं इन दी रीन्यूएबल सेक्टर। देखिए, अगर सबसे पहले चैलेंज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रीन्यूएबल शेयर है, सबसे पहले अगेन डेटा लिख सकते हैं कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है हम कितना गीगावाट कितने से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, so that is approximately a total of 152.90 gigawatt renewable energy capacity is installed. तो अगेन आप अप्रोक्सीमेट याद कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 160 गीगावाट हम किस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रीन्यूएबल एनर्जी को। देखिए, जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी वायबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी हर टाइम नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो विंड एनर्जी है वो सिर्फ सेटअप कहाँ पर होगी, दैट इज इन दी कोस्टल एरियाज। लेकिन अगर आप इंटीरियर्स में जाओगे, क्या वहां पर विंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट। तो उनकी जो वायबिलिटी है वो नहीं है। तो चैलेंजेस में सबसे पहले क्या आएगा? अवेलेबिलिटी एज वेल एज वायबिलिटी, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अगेन यही लिखा गया कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो सोलर एनर्जी है वो डे टाइम में तो आपको मिलती है लेकिन नाइट टाइम में नहीं मिलती। तो ये क्या है? वेरिएबल है, जिसकी वजह से आप इन पे फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये चैलेंजेस में आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, इनकी सीजनल वेरिएशंस भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में तो आपको सर्दी देखने को मिलती है। कुछ ऐसे महीने होते हैं जहां पर सन निकलता ही नहीं है। तो जब सन नहीं निकलेगा तो सोलर एनर्जी पे आप कैसे डिपेंडेंट रहेंगे, राइट। तो इसीलिए जो इनकी वेरिएशंस हैं वो काफी ज्यादा आपको देखने को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, दैट इज अगेन स्पेशियल वेरिएबिलिटी। मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे विंड एनर्जी का एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे ही आप ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज की जो इश्यूज हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं कि कैसे ये ट्रांसमिट किया जाएगा और कैसे स्टोर किया जाएगा। देखिए, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं आजकल, लेकिन कितने वो यूटिलाइजेशन, कितनी स्टोरेज कर सकते हैं? एक लिमिटेड स्टोरेज ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज की प्रॉब्लम भी है और ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम भी है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करते भी हैं तो ये चैलेंजेस को हमें केटर करना, राइट। सो दीज वर दी चैलेंजेस। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो क्या है? दस इन द इमीडिएट फ्यूचर neither the need for the coal based thermal power in India's energy mix can be overlooked nor can coal be immediately replaced. very very important। देखिए, अगर आज कह दें कि जी हम एनर्जी को जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे बाय यूजिंग दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल। हम कोल को अभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज भी 80% ऑफ द एनर्जी डिमांड्स किससे फुलफिल हो रही हैं? कोल से फुलफिल हो रही है। लेकिन हाँ, हमें ट्रांजिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो अगर हमें सस्टेनेबली डेवलप करना है तो धीरे धीरे करके इन पे जो डिपेंडेंस है वो कम करनी पड़ेगी, राइट। सो आपने यहाँ पर एक रियलिटी चेक देना है कि ऐसा नहीं है कि कोल से बिल्कुल हम एनर्जी जनरेट करना खत्म कर दें, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि ये जो कोल पे डिपेंडेंस है वो हम धीरे धीरे कम करें, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन, जो कि अगेन करंट ओरिएंटेड। सो यहाँ पर हमने जीएस पेपर 3 का जो सब यूनिट 1 और 2 है, दोनों को कवर किया, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज एनर्जी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।